नमस्कार। आप लोग कश्मीर फाइल्स ज़रूर देख रहे होंगे या देखे होंगे या देखेंगे। मेरा आपसे अपील रहेगा कि आज का जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें अगर आप कश्मीर फाइल देखने जा रहे हैं तो, क्योंकि इसमें कॉकटेल लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का उपयोग बहुत बखूबी से किया गया है, और अगर इन शब्दों को आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं तो समझने में दिक्कत हो सकती है। मैं यूँ कहूँगा कि आपको अच्छे से समझने के लिए इन शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली इस मूवी में उपयोग में लाए गए हैं? पहला वर्ड है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह या बगावत। बगावत या विद्रोह को हम इंसर्जेंसी बोलते हैं। प्लेबिसाइट एक वर्ड है जो बराबर यूज में आया है, जिसका मतलब होता है जनमत संग्रह। एक वर्ड यूज हुआ है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, मतलब बड़े स्तर पर लोगों की, एक ही तरह के लोगों की हत्याएं किया जाना जेनोसाइड कहलाता है, नरसंहार कहलाता है। एक्सट्रीमिस्ट एक वर्ड है जो फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है चरमपंथी या उग्र राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों को हम लोग एक्सट्रीमिस्ट्स बोलते हैं, और कई मामलों में इसे उग्रवादी भी कहा जाता है। एग्जोडस का मतलब होता है सामूहिक प्रस्थान। जब लार्ज लेवल पे माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर एक ही तरह के लोगों का, तो उसको एग्जोडस कहते हैं। पॉइंट ब्लैंक मतलब नज़दीक से, जब नज़दीक से गोली मार दी जाती है, प्रत्यक्ष किसी से मिला जाता है तो उसको पॉइंट ब्लैंक बोला जाता है। इंटेग्रल पार्ट मतलब अभिन्न हिस्सा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और जहाँ तक नरेटिव का सवाल है, नरेटिव वर्ड भी बराबर यूज हुआ है यहाँ पर। नरेटिव और स्टोरी दोनों का ही अर्थ कहानी होता है। स्टोरी जहाँ इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है, वहीं नरेटिव जो सच्चाई पर आधारित कहानियाँ होती हैं या जिसे स्थापित किया जाता है, सच्चाई को करने की कोशिश की जाती है, तो उसे हम नरेटिव कहते हैं। सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद करीब 40% रियासतें ऐसी थी जिन्हें तय करना था कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और उसमें 535 रियासतें जो हैं उनको किसी एक देश के साथ जुड़ना था। छोटी रियासतें जो हैं दबाव में कह लीजिए, डर के मारे कह लीजिए, वो भारत के साथ जुड़ती चली गई, और इन रियासतों को अपने में विलय करने के लिए विलय पत्र पर एग्रीमेंट करवाया गया। और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारे तत्कालीन होम मिनिस्टर, गृह मंत्री सरदार पटेल जी के हाथ में थी। उन्होंने बखूबी काम को निपटाया, परंतु पूरे मामले में 3 ऐसे रियासतें थी जो जिसके कारण मामले अटक रहे थे। एक था जम्मू और कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, और तीसरा था हैदराबाद। तो जूनागढ़ की बात सबसे पहले हम चालू करते हैं। जूनागढ़ का जो राजा था वो मुसलमान था, और वहाँ की 90% जनसंख्या हिंदू थी, और जूनागढ़ का राजा चाहता था कि उसका विलय पाकिस्तान के साथ हो जाए, और उसने बहुत जल्द पाकिस्तान जाकर विलय पत्र पर साइन करवाया और किया, और पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ जुड़ गया। परंतु भारत की सरकार ने जूनागढ़ में विद्रोह करवाई, और विद्रोह करने के बाद राजा को भागना पड़ा, और प्लेबिसाइट कराने के तुरंत बाद जो है जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद का निजाम और हैदराबाद की जनसंख्या, सभी मुसलमान हुआ करते थे, ज़्यादातर जनसंख्या मुसलमान हुआ करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। परंतु ये पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि भारत के बीच में था, दक्षिण प्रांत में था, और दूसरी बात प्रैक्टिकली उसको पाकिस्तान के साथ जुड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जान पड़ रहा था। तब भारत और हैदराबाद निजाम के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिसका अर्थ था कि 1 साल तक जो स्थिति बनी हुई है उसी स्थिति में चीज़ें कैरी आउट होंगी। अब आ जाते अपन जम्मू और कश्मीर में। ये जो राजा थे, राजा हरी सिंह, वो हिंदू थे, और जम्मू कश्मीर की बड़ी जनसंख्या जो है मुसलमान थी। तो राजा हरी सिंह को अपने गद्दी से बहुत प्यार था। राजा हरी सिंह चाहते थे कि वो राजा बने रहें, और इसलिए वो पाकिस्तान से जुड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं जिन्ना साहब, वो उनको राजा के रूप में रखेंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या मुसलमान थी। और
हिंदुस्तान में आना भी उनके लिए खतरा था, क्योंकि नेहरू जी बार बार डेमोक्रेसी की बात करते थे तो चुनाव करवाते और चुनाव होता, तो चूंकि वो मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा थी तो उनके जीतने की संभावनाएं बिल्कुल कम थी। और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी अगर वो अपने आप को स्थापित करना चाहते तो ये दोनों देशों के बीच वो फंस सकते थे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समय के साथ साथ जिन्ना और पाकिस्तान के अंदर कश्मीर को लेने के लिए जो ऑब्सेशन था वो बढ़ता चला जा रहा था, और इसी बीच जिन्ना साहब माउंटबेटन से मिले और आर्मी को राजा हरी सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए आदेश देने को कहे। चूँकि उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के ही जो डिफेंस हेड थे वो जो ब्रिटिश हुआ करते थे, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा और साफ कहना था कि हम बस डिफेंड करने के लिए हैं, हम किसी के ऊपर अपने से अटैक नहीं करेंगे। इसी के चलते उस समय जिन्ना साहब ने एक सिविल आर्मी तैयार की, या फिर रिलीजियस आर्मी भी बोल सकते हैं। उस आर्मी का नाम था आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर का उद्देश्य था कश्मीर को आज़ाद कराना। सिविलियंस थे, सिविल ड्रेस में हुआ करते थे। ये 10,000 सैनिक जो है कश्मीर की तरफ आगे बढ़ते चले गए, और जब वो कश्मीर में पहुँचे तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो सेना थी राजा हरी सिंह की, चूँकि उसमें भी बहुत सारे लोग मुसलमान थे, तो उन्होंने अपनी सेना के विरोध विद्रोह कर दिया, और राजा हरी सिंह को समझ में आने लग गया कि अब वो जीत नहीं सकते ये युद्ध को, इसलिए वो भारत की शरण में आए। भारत ने तत्कालीन सेक्रेटरी मेनन साहब को वहाँ भेजा, और तुरंत वहाँ पर त्वरित कार्रवाई होते हुए वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और उस एग्रीमेंट के बाद भारत में कश्मीर का विलय हो गया। कश्मीर का विलय होने के बाद भारत ने अपनी सेना कश्मीर में भेजा, और भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाइयाँ होती चली गई। इस बीच कुछ ऐसे असंतुष्ट लोग भी थे जिनका कहना था, और कश्मीर और भारत के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट जो है कंडीशनल एग्रीमेंट है। इसे पूरी तरह से भारत का इंटीग्रल पार्ट कश्मीर को ना माना जाए, और विवाद वही होता चला गया। और फिर इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी जो है यूएन में चले गए। यूएन ने तुरंत रिजोल्यूशन निकाला जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि वो अपनी सेना को पीछे हटाए, उसके बाद भारतीय सेना पीछे हटेगी, और उसके बाद कश्मीर में प्लेबिसाइट कराया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा, जिसके तहत वहाँ की जनता जो चाहेगी, जिस देश के साथ जाना चाहेगी या स्वतंत्र रहना चाहेगी, वो वैसा कर सकती है। तो विवाद आज वहीं पर है दोस्तों। वो क्षेत्र जो पाक ने हथिया रखा है उसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। वो स्थान जिसको जहाँ पर युद्ध रुक गया, युद्ध विराम हुआ, उस स्थान को आज भी LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और विवाद वहीं का वहीं। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस पिक्चर में इस इतने बड़े लेवल में एग्जोडस मतलब सामूहिक प्रस्थान क्यों हुआ? तो इसके पीछे कारण है कि मुस्लिम कट्टरपंथी जो थे वो अपनी स्वतंत्रता के आंदोलन को बहुत तेज कर दिए, और दूसरी बात वो तत्कालीन सरकारों से संतुष्ट नहीं थे। उनके जो पॉलिसीज़ थे या फिर अनफेयर मीन्स, उनको ऐसा लगने लगा था कट्टरपंथियों की यहाँ पर अनफेयर मीन्स से काम हो रहा है, या इलेक्टोरल जो लीड्स है उसको कैरी आउट किया जा रहा है। यही वजह है कि वहाँ पर आंदोलन तेज हुआ, और वहाँ पर मुसलमानों का ये कहना चालू हो गया कि यहाँ या तो सारे मुसलमान होंगे या हिंदुओं को मुसलमान बनना होगा, या वो उस राज्य को छोड़ देंगे। तो इस तरह जो है बड़े स्तर पर एग्जॉडस हुआ, और इसी सब चीज़ों पर आधारित ये मूवी। सो ये थी कहानी, यही है कश्मीर इश्यू माय डियर स्टूडेंट्स। होप आप लोग को कश्मीर के बारे में सारी चीज़ें सुनने के बाद अब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, और जो वर्ड्स मैंने बताया उसको इमेंसली आपको हेल्प करेंगे मूवी देखने के लिए। मेरा अंत में आपसे यही अनुरोध रहेगा, अपील रहेगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें, अच्छा बुरा जो भी है, आई एक्सेप्ट इट। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, ये मेरे को विश्वास रहता है, और ये मेरा फर्म कन्विक्शन है कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आने वाले दिनों में आप लोग सबकी सहयोग से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।